हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी एजुकेटर्स। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जितने भी सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, रूरल एरियाज है, अर्बन एरियाज है, कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कितने टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, कितने टाइप ऑफ वर्कर्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ लेबर्स होते हैं, वर्कर्स के अंदर क्या क्या आएगा, लेबर्स के अंदर कौन कौन आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि वर्कर कौन होता है। अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। कोई भी एक इंसान जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज्ड हो, किसके लिए? फॉर अर्निंग अ लिविंग, टू अर्न अ लिविंग, जिससे कि वो कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे या जीएनपी में कंट्रीब्यूट करे। ये सारे लोग कंसिडर किए जाते हैं वर्कर में। इसके अंदर कौन कौन हो जाएगा? दिस इंक्लूड्स फार्मर्स, मैनेजर्स, लेबर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, प्रोफेसर्स, एक्सेट्रा। इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट वर्कर्स रोल इज डिफाइंड बाय कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। अब ये जो वर्कर है, द टीम वर्कर encompasses a broad spectrum of professionals and roles, all united by their involvement in generating economic value. Understanding this definition is crucial for analyzing employment statistic and labor force dynamic. ये डेफिनेशन के अंदर तीन मेन चीज़ है। एक है प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो भी इंसान प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज्ड हो, किसके लिए? फॉर अर्निंग अ लिविंग, और वो भले ही चाहे कोई भी अलग अलग रोल का हो, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज अ वर्कर। ये तीन चीज़ें आर द की वर्ड्स जो आपको डेफिनेशन में इंक्लूड करनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे कि कौन कौन लोग वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड होते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ वर्कर एक्सटेंड्स बियॉन्ड दोज पेड बाय एम्प्लॉयर। इट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स लाइक शॉपकीपर्स, बार्बर्स, कॉबलर्स, एक्सेट्रा। वर्कर के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग आएंगे जो लोग काम कर रहे हो, मतलब किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो या फिर किसी से पैसा ले रहे हो। इसके अंदर वो सारे लोग भी आएंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ये सारी चीज़ें उनकी खुद की है। जैसे कि एक शॉपकीपर होता है, एक बार्बर होता है, एक कॉबलर होता है। सो ये लोग आर सेल्फ एम्प्लॉयड। सो दिस ऑल आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वर्कर। ऑल्सो दोज टेम्पररीली एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस। जो लोग काम से बीमारी की वजह से एब्सेंट है, कुछ इंजरी हो गई है, मौसम ख़राब था, कोई फेस्टिवल आ गया, या फिर कोई भी और रीज़न हो जिसकी वजह से वो लोग कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम पे से छुट्टी ली हो, वो सारे लोग भी वर्कर्स में इंक्लूड किए जाएंगे। फर्दर मोर, इंडिविजुअल्स हु असिस्ट मेन वर्कर्स, जो मेन वर्कर्स को काम करने में हेल्प करते हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्कर्स। एसेंशियली एनीवन एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपेसिटी is classified as a worker, whether paid or self-employed. Paid employees में individuals receiving wages और salaries वाले लोग आ जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब शॉपकीपर्स, बार्बर्स या फिर अदर इंडिपेंडेंट वर्कर्स। और टेम्पररीली एब्सेंट मतलब कि जो बीमारी की वजह से या फिर कोई और रीजन की वजह से एब्सेंट हो, ये सारे लोग भी वर्कर के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द लेबर फोर्स। वर्कर समझ लिया क्या होता है, अब समझते हैं कि लेबर फोर्स क्या होता है। सबसे पहले लेबर फोर्स कंप्राइजेज ऑल इंडिविजुअल्स हु आर आइदर वर्किंग और नॉट वर्किंग, एक्टिवली सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर जॉब। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स क्या हो जाता है? जो लोग हमारे पास काम कर रहे प्लस जो लोग काम ढूंढ रहे हैं या फिर काम करने के लिए रेडी है, ये लोगों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स के अंदर हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो जिसके पास ऑलरेडी जॉब है, जो काम कर रहा है। दूसरा जिसके पास जॉब नहीं है लेकिन जॉब ढूंढ रहा है। और तीसरा जो काम करने के लिए अवेलेबल होता है। तो ये दो चीज़ों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर जॉब, तो हमें क्या मिल जाता है? लेबर फोर्स। अगला है हमारा कि हम लेबर फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ लेबर फोर्स। So to determine the labor force,
certain segments that of total population must be excluded. अब मुझे अगर लेबर फोर्स काउंट करना है तो मुझे कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जिसमें से कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तभी मैं एक्चुअल लेबर फोर्स निकाल सकता हूँ. दिस इंक्लूड्स अनफिट इंडिविजुअल्स, जैसे कि जिनकी उम्र हो गई हो या फिर XYZ रीजन्स की वजह से हैंडीकैप हो गए हो, जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं और जो लोग काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है. इन लोगों को अगर मैं निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा लेबर फोर्स. अगेन, जो अनफिट हो, मतलब एल्डरली पीपल्स और हैंडीकैप्ड, जो लोग काम करना नहीं चाहते और जो काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है. इसके अंदर से हम लोग चिल्ड्रन अंडर 15 एंड एडल्ट्स ओवर 60 ईयर्स आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ labor force. However, it's important to note that some regions like India, economic necessity may compel younger individuals to enter the workforce to support their families, blurring the lines of traditional labor force demographic. अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि जो यंगर वंस होते हैं उन लोगों को भी काम पे जाने की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके. तो यहाँ पे इट ब्लर्स द लाइन ऑफ ट्रेडिशनल लेबर फोर्स डेमोग्राफिक्स. इसमें से हम पहले तो 3 चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं, दैट इज अनफिट इंडिविजुअल्स, अनविलिंग टू वर्क, अनअवेलेबल फॉर वर्क. एज कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो लोग 15 साल से नीचे है और जो लोग 60 ईयर से ऊपर है उनको भी हम काउंट नहीं करेंगे. तो ये हो जाता है आपका कैलकुलेशन ऑफ लेबर फोर्स. फिर हम आ जाते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है. हमने लेबर फोर्स तो ढूंढ लिया कि कौन कौन लोग एक्चुअल में काम करने के लिए रेडी है. अब उसमें से हमें ये ढूंढना है कि ये लोग जो है उसमें से पार्टिसिपेट कितना कर रहे हैं. सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन. द वर्कफोर्स ऑन अदर हैंड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ individuals actually employed at specific time engaged in productive activities. The difference between labor force and workforce indicates the number of unemployed individuals. Labor force क्या है? Labor force is the ratio of laborers to the total population. और workforce क्या है? Workforce हमें बताता है कि कितने number of individuals है जो एक particular point of time पे एम्प्लॉयड है. तो अगर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट निकालना हो तो अनएम्प्लॉयमेंट में कैसे निकालूंगा? लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दूंगा. तो हमें क्या मिल जाएगा? अनएम्प्लॉयड पीपल्स. 3 मेन चीज़ें, लेबर फोर्स, टोटल पॉपुलेशन एंड वर्क फोर्स. फिर हम आ जाते हैं एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो. जैसे अभी हमने लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो निकाला, वैसे भी हम निकालेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. So, it is a key indicator for analyzing the employment situation in a country. It is calculated by dividing total number of workers by total population and multiplying by 100. मैं वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो कैसे निकालता हूँ? मेरे पास जितने टोटल वर्कर है उसको मैं मेरी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस विल गिव मी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. दिस रेशियो इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द proportion of population actively contributing to the production of goods and services. जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा, जितना ज़्यादा मेरा वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो आएगा, इसका मतलब होता है कि उतने ही ज़्यादा लोग हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है. और जितना कम होगा या जितना मीडियम होगा उतने ही कम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द स्टेटस एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इन द सोसाइटी. अब देखो, जितना ज़्यादा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होगा, इसका मतलब ये भी होता है कि हमारी कंट्री में काम करने का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं. जितना कम होगा, इससे ये इंडिकेट होता है कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है.
सो दिस इज द सेकेंडरी थिंग जो हमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिकेट करता है। तो ये 3 चीज़ें आ गई कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस पता चल जाता है हमें, और किस क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट है ये भी हमें पता चल जाता है। अब देखो लास्ट के जो 3 चैप्टर है आपके, दैट इज चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, ये 3 चैप्टर में मेनली जो आप लोगों को करना है, चैप्टर नंबर 7 को एक बार के लिए साइड में रखो, दैट इज ईवीएस। आप ऑलरेडी 7th 8th 9th में कर चुके हो। इस चैप्टर की अगर मैं मेनली बात करूँ तो इसमें आप लोगों को ऐसे टेबल्स दिए होंगे, डेटा दिया होगा और उसको एक्सप्लेन करना है, तो वो आपको खुद आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में हमें टेबल दिया है, जो बुक में हमें डेटा दिया है, सेम टू सेम डेटा आ जाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी। हमें बस ये समझना है कि इस डेटा को मैं एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ और कैसे लिख सकता हूँ। मैं एक टेबल समझाऊंगा, बाकी के टेबल्स आप लोगों को खुद समझने कि कैसे मैं इस डेटा को एक्सप्लेन कर सकता हूँ और कैसे इसको मैं आंसर में लिख सकता हूँ। सबसे पहले समझते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया। अब यहाँ पे हम टेबल देख सकते हैं, टोटल इतने, रूरल में इतने, अर्बन में इतने, टोटल इतने, रूरल में इतने, अर्बन में इतने, मेंस और वुमेन्स के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है कि 2017-18 में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में क्या था। मेन का टोटल कितना था, उसमें से रूरल से कितना आ रहा था, अर्बन से कितना आ रहा था। वुमन का टोटल कितना था, रूरल से कितना आ रहा था, अर्बन से कितना आ रहा था, और उसका टोटल दिया हुआ है। So worker population ratio in India provides valuable insights into country's employment landscape. The data reveals key trends and disparities between rural and urban areas, as well as between male and female workers. Understanding this dynamic is crucial for formulating effective employment policies and strategies. अब इस टेबल को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जो डेटा है, this data indicates for every 100 persons in India, approximately 34.7 workers are 34.7% are workers. अब जितना ज़्यादा proportion of rural people participation है, that is 35% compared to urban areas of 33.9. अगर हम टोटल की बात करें तो रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा है 35% और अर्बन एरियाज में कम है 33.9। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होगा कि अर्बन एरियाज में कम है और रूरल एरियाज में ज़्यादा है। अगर आप नोटिस करोगे तो जो वुमन है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है लेकिन अर्बन एरिया में कम है, क्योंकि यहाँ पे मेजरली जो लड़कियाँ होती है वो हाउसवाइफ्स होती है, वो ज़्यादा काम नहीं करते। लेकिन जो रूरल एरिया है यहाँ पे इनकी कंडीशंस ख़राब होती है, तो इसीलिए घर के सारे लोग काम पे जाते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में अर्बन एरियाज़ में वुमेन कम है कंपेयर टू रूरल एरियाज़। तो समझ गए आप लोग कि किस हिसाब से मुझे क्या सोच के इस डेटा को एक्सप्लेन करना है। एडिशनली हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल वर्कर्स 52.1% आर ऑब्जर्व कंपेयर टू फीमेल। अब फीमेल 16.5 ही है लेकिन उसके सामने मैन कितने हैं 52.1%। अब इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, सोसाइटियल नॉर्म्स एंड इनकम डिस्पैरिटीज दैट में डिस्करेज वुमेन फ्रॉम टेकिंग अप जॉब्स। ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि ये सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं कि लड़कियों को काम पे नहीं जाना चाहिए, प्लस लड़कियों को उतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी लड़कों को मिलेगी। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वुमेन्स आर डिस्करेज फ्रॉम टेकिंग अप ऑफ जॉब्स। तो हमारा ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेशियो कितना था 34%, 34.7%। रूरल वर्सेस अर्बन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेशियो कहाँ देखने को मिलता है, रूरल एरिया में। और जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें तो मेंस आर मोर कंपेयर टू फीमेल्स। तो इस तरीके से आप लोगों को टेबल एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स। द नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया इज ऑफन अंडर एस्टिमेटेड ड्यू टू अनरिकॉग्नाइज्ड नेचर ऑफ मैनी एक्टिविटीज दैट दे अंडरटेक, particularly within households and family farms.
कि जो बहुत सारे ऐसे ऐसे काम होते हैं जो वो लोग घर में या फिर फैमिली फार्म्स में करते रहते हैं लेकिन उनको कंसिडर नहीं किया जाता. दिस कॉन्ट्रीब्यूशंस आर ऑफन अनपेड, और ये फ्री में होता है, इसके लिए उन्हें कुछ पैसा भी नहीं मिलता. देयरफॉर आर नॉट काउंटेड एज अ प्रोडक्टिव वर्क, लीडिंग टू एन inaccurate representation of women's participation in the workforce. Unrecognized activities. Many women's activities are not counted as productive work. Unpaid labor, उसके लिए उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है. So they work within household and family farms which is often unpaid. अब अगर इन चीज़ों को हम गिनते नहीं हैं तो वर्कर पॉपुलेशन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी इनएक्यूरेट हो जाता है. फिर आ जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इट इज़ एन एक्टिविटी दैट एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न अ मीन्स ऑफ लिविंग. एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी जिससे कि एक इंसान अपनी रोजी रोटी कमा पाए, इट इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट. It refers to an arrangement by which people earn income or a means of livelihood. Employment can be in the form of self-employment or wage employment. अब आप कोई भी तरीके से अपना रोजी रोटी निकाल पा रहे हो, लीगली इलीगली नहीं, कोई भी तरीके से अगर आप अपना रोजी रोटी निकाल पा रहे हो, इट इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो काफ़ी तरीके का होता है. सबसे पहले समझते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर वर्कर यूज देयर ओन रिसोर्सेज. यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो उनके खुद के होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनके खुद के होते हैं. वर्कर्स हु ओन ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर कंसिडर्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड. अगर इंडिया की बात करें तो अबाउट 52.2% ऑफ द वर्कफोर्स फॉल्स अंडर this category, making it a major source of livelihood, both men and women. In self-employment, a person utilizes their own land, labor, capital and entrepreneurship to make a living. Example include shopkeepers, traders and business owners. ये मैंने यहाँ पे factors of production की बात की थी, ये आ गए factors of production. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये 3 चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है. आप फाइल ध्यान से देखो, ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्लेनेशन के अंदर जो मेन की कंटेंट है वो आपको नीचे ऐसे बॉक्स बना के दिए हुए हैं. तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो तो आप ये सारी चीज़ें रेफर कर सकते हो. फिर हम आते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट पे. अब वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो एक इस टाइप का अरेंजमेंट है जिसके अंदर वर्कर के पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है लेकिन वो अपना लेबर बेच के कमाता है. लेबर मतलब अपनी स्किल्स, अपना नॉलेज बेच के कमाता है. दैट इज दे सेल देयर लेबर एंड अर्न अ वेज इन रिटर्न. इन दिस सेटअप द वर्कर इज नोन एज एन एम्प्लॉय, और यहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं दे आर नोन एज एन एम्प्लॉय और हायर्ड वर्कर्स जिनको सैलरी मिलती है या फिर वेज दिया जाता है. द बायर ऑफ लेबर इज टर्म्ड एज एन एम्प्लॉयर, और जिसने इनको हायर किया होता है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर. वर्कर्स टिपिकली डू नॉट हैव रिसोर्सेज लाइक लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सो दे रिलाई सोनली ऑन देयर लेबर. दे ऑफर देयर लेबर सर्विसेज टू अदर एंड रिसीव वेजेस इन रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर रनिंग देयर ओन क्लिनिक. अगर उनकी खुद की क्लिनिक है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हो और उनको वहाँ से सैलरी मिल रही हो तो वो क्या हो जाएगा, वेज एम्प्लॉयड. समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड. सेलिंग लेबर. वर्कर सेल देयर लेबर फॉर वेजेस. क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्कर्स एंड बायर ऑफ अ लेबर. वेज एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स रेगुलर एंड कैजुअल वेज वर्कर्स. अब हम आ जाते हैं रेगुलर सैलरीड पे. अभी हमने पढ़ा सेल्फ एम्प्लॉयड वाला, फिर वेज एम्प्लॉयमेंट. अब आते हैं रेगुलर सैलरीड. अब रेगुलर सैलरीड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो वर्कर्स है दे आर एंगेज्ड बाय समवन, या तो एंटरप्राइज, एंड पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस. दिस वर्कर्स आर टिपिकली हायर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस. जो लोग परमानेंटली एक कंपनी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लग जाते
और उनको रेगुलर बेसिस पे वेजेस पे किए जाते हैं, दे आर नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे क्या होता है ना, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, पेंशन्स का भी फ़ायदा मिलेगा, प्रोविडेंट फंड का भी फ़ायदा मिलेगा। सो रेगुलर सैलरीड में जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ समथिंग अराउंड 22.8%। यहाँ पे हम इंडिया के वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। सो रेगुलर सैलरीड में सबसे मेन चीज़ क्या आ गई, कंसिस्टेंटली बाय एम्प्लॉयर और एंटरप्राइजेस सोशल सिक्योरिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, जॉब सिक्योरिटी मिल गई। और कितना परसेंटेज एंगेज है, 22.8%। फिर हम आते हैं कि कैजुअल वेज वर्कर क्या होता है। अब कैजुअल वेज वर्कर्स क्या होता है, वो टेम्पररी बेसिस पे उनको रेम्यूनरेशन मिलता है जो जो काम वो लोग करेंगे उसके लिए। दिस वर्कर्स आर नॉट हायर्ड परमानेंटली, इन लोगों को परमानेंट बेसिस पे हायर नहीं किया जाता। दे लैक रेगुलर इनकम, जब काम होगा तभी इनकम आएगी, जब काम होगा तब इनकम नहीं आएगी। उनको ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिलता है, ना कोई रेगुलेशन है उनके लिए, ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई सोशल बेनिफिट जैसे कि पेंशन या फिर अपने क्या बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। कैजुअल वेज लेबर मेक अप टू 25% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, लैक ऑफ रेगुलर इनकम, नो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, नो जॉब सिक्योरिटी एंड नो सोशल बेनिफिट्स। टेम्पररी, जब काम आएगा तब काम करेंगे। रेम्यूनरेशन क्या होता है, जब काम कंप्लीट होगा तब आप लोगों को पे किया जाएगा, और कितना परसेंट है, 25%। फिर हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट टाइप्स इन इंडिया। ये है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो देखने को मिलेगा दैट इज़ इन सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद हम देखते हैं, सो इट इज़ इन कैजुअल वेज वर्कर्स। और उसके बाद रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। ठीक है। नाउ एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर, कि हमारी कंट्री में अगर हम जेंडर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो क्या क्या रेशियो है। सबसे पहले ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है उसमें आपको दिखेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, रेगुलर सैलरी में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, और कैजुअल वेज में मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को खुद समझना है कि मैं इसको किस तरीके से आंसर में लिख सकता हूँ। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है दैट इज चलो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स अकाउंटिंग फॉर ओवर 50% of the work. Casual worker is second major source of livelihood for both genders, with men slightly outnumbering women. Regular salaried are the least common, though they are increasingly engaging from both men and women. अब अगर हम मेल वर्कफोर्स की बात करें सो इट इज़ 24% फॉर रेगुलर सैलरीड, और फीमेल की बात करें तो 21%. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेजर लाइवलीहुड सोर्स फॉर बोथ जेंडर्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50% से भी ज़्यादा. कैजुअल वेज वर्कर्स की बात करें तो सेकेंड नंबर पे आता है, और रेगुलर सैलरीड की बात करें तो वो लास्ट नंबर पे आता है. तो गाइज देख लो, रेगुलर सैलरीड जितने भी लोग जॉब करने का सोच रहे हैं ना, ये हाल है, समझ लेना आगे. नाउ एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय रीजन. अब यहाँ पे आप लोगों को ये जो ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने पहला वाला जो ग्राफ था वो जेंडर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया था. यहाँ पे हम लोग रीजन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अगेन दिस कार्ड इलस्ट्रेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन कंपेयरिंग रूरल एंड अर्बन वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज. कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज मोर प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज while regular salaried are more common in urban areas. और कैजुअल वेज वर्कर की बात करें तो it shows distinct economic landscape of rural and urban in India. अब अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 58% है,
और अर्बन एरियाज़ में 38% है। तो जो लोग रूरल एरियाज़ में 58% ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, जॉब नहीं है, तो इसलिए वो लोग खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में सब जॉब करने वाले रहते हैं मेजरली, तो इसलिए यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो पार्टिसिपेशन रेशियो है वो बहुत ही कम है। फिर अगर हम लोग रेगुलर सैलरीड वर्कर्स की बात करें, तो रेगुलर सैलरीड मतलब कि जो जॉब्स और परमानेंट जॉब्स वाला कैटेगरी आ गया वो, तो यहाँ पे रूरल एरियाज़ में बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जॉब लेने के लिए। लेकिन अर्बन एरिया में वो सबसे ज़्यादा है। और कैजुअल वेज वर्कर की बात करें तो अगेन यहाँ पे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है और अर्बन एरियाज़ में कम है। अब आ जाते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्टर, कि हमारे पास 3 टाइप के सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, दैट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 44.6% एंगेज्ड है, सर्विस सेक्टर में 31% है और सेकेंडरी सेक्टर में 24.4% है। ऑल द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, लेबर फॉलोड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। पहले लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम करते थे, फिर वहाँ से धीरे धीरे इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। इन दिस प्रोसेस वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ये रूरल एरियाज में से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करेंगे। इन द लेटर स्टेज द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिगेन्स टू लूज इट्स शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट एज द सर्विस सेक्टर एंटर्ड अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपांशन। फिर एक पीरियड के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ को खोना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत ही बड़े रैपिड एक्सपांशन के साथ आ गया था। देखो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अगर हम लोग रेसिडेंस के हिसाब से बात करें, मतलब एरिया के हिसाब से, तो रूरल एंड अर्बन, जो प्राइमरी सेक्टर में 59.8 और अर्बन में सिर्फ 6.6, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर में रूरल एरिया में ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, अर्बन एरिया में ना के बराबर। सेकेंडरी की बात करें जो इंडस्ट्रियल है, तो रूरल में से कम था और अर्बन में से ज़्यादा था। अगर टर्शरी की बात करें सर्विस सेक्टर, तो अगेन रूरल में सबसे ज़्यादा, अर्बन में एकदम ज़्यादा था और रूरल में ना के बराबर था। फिर अगर हम उसको जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करने जाते हैं, तो मैन और फीमेल, एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो मैन कम है, फीमेल ज़्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो यहाँ पे मैन ज़्यादा है, फीमेल्स कम है। और सर्विस सेक्टर में भी मैन ज़्यादा है और फीमेल्स कम है। अगर ओवरऑल की बात करूँ मैं, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा था, फिर टर्शरी में था और फिर सेकेंडरी सेक्टर में था। समझ गए? अगला है हमारा जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। इसके अंदर एक चीज़ होती है जो सीबीएसई आपके आंसर में एक्सपेक्ट करती है आप लोगों से। अब देखो, मुझे यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं और ग्राफ दिया हुआ है। मुझे क्या बोला है? ये जो है ये जीडीपी है और ये जो है ये एम्प्लॉयमेंट है। अब मुझे इस डेटा को एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा कि यार 1951-56 में एम्प्लॉयमेंट कम था, जीडीपी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। लेकिन एक पीरियड आया, आप ये वाला अगर पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे आपका जीडीपी बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आया। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। दिस इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। ये एक टर्म है जो आपके आंसर में होना ही चाहिए। अब जॉबलेस ग्रोथ क्यों? क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप लोगों को मशीनरीज तो बढ़ानी पड़ेगी, साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रोडक्शन बढ़ा पाओगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा लेकिन फिर भी जीडीपी बढ़ रही है, सो दिस सिचुएशन इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। ये एक मेन पर्टिकुलर टर्म है जो आपको आपके आंसर में मेंशन करना है, और बाकी का आप लोगों को एनालाइज करना है कि पहले इतना कम था, फिर इतना हुआ और फिर इतना हुआ। ये हो जाता है आपका जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब आ जाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स।
अब कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास कितने सेक्टर है। सबसे पहले तो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर और एक होता है फॉर्मल सेक्टर। तो ये समझते हैं कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है कि जब लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, कि लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, दैट इज नोन एज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग, सिंस इंडिपेंडेंस अ की ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन रेज टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, dependence on agriculture. Despite planned development, over half of Indian workforce still relies on agriculture for livelihood. Deterioration of employment quality, कि हमारी employment की quality थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी. So many workers lack social security benefits like maternity benefits, provident fund, gratuity, pension, even after long services. फॉर्मल सेक्टर, अब फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 या ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें काम करने के बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, आपको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, जैसे कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज, और आप लोगों को एक ट्रेड यूनियन टाइप आपके यहाँ पे बना हुआ रहता है जो आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है कि कंपनी आपको एक्सप्लॉइट ना करे, आपके राइट्स यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं। द ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड्स वर्क टू ओनली 6% ऑफ टोटल वर्कफोर्स। अब देख लो, जितना भी वर्कफोर्स काम कर रहा है उसमें से फॉर्मल सेक्टर सिर्फ 6% ही एम्प्लॉय कर पाया है, द रेस्ट इज इन इनफॉर्मल सेक्टर। सो इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, द इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स private enterprises hiring less than 10 workers such as farmers and small enterprise owners. तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम लोग काम कर रहे होंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप लोगों को रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कभी भी निकाले जा सकते हो नौकरी से, तो उसका एक रिस्क रहेगा, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और प्रिवेलेंस की बात करें, सो अराउंड 94% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इंक्लूडिंग स्मॉल फार्म्स एंड हाउस होल्ड्स एज वेल एज इंडस्ट्रीज। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। अब फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो रेगुलर सैलरीड वाले हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो कैजुअल वेज वाले हो गए, कि भाई उनको जब काम आएगा तब पैसा मिलेगा। सो कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस शिफ्ट होना शुरू कर दे, इट इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। ओवर द लास्ट 4 decades from 1972 to 2018 there has been a noticeable shift from self-employment and regular salaried employed to casual wage work. इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग टूवर्ड्स कैजुअल वेज वर्क इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। इन शॉर्ट, रेगुलर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड से जब मैं कैजुअल वेज लेबर की तरफ जाता हूँ, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। आप इस टेबल में देख सकते हो, प्राइमरी सेक्टर 74.3 था, यहाँ पे 44.6 हो गया, 10.9 था 24.4 हो गया, 14.8 था 31.0। सेल्फ एम्प्लॉयड का स्टेटस क्या है, 61.4 से 52.2, रेगुलर सैलरीड 22.8, कैजुअल वेज वर्कर 23.2 से 25%। अब हम आ जाते हैं फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की। फॉर्मल सेक्टर में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, दिस फिगर्स आर इन मिलियंस। तो सिर्फ ऐसे 24, 310 ऐसा मत समझ के बैठना। तो मेल में फॉर्मल सेक्टर में कितने हैं, 24 मिलियन, फीमेल्स में इट इज 6 मिलियन। इनफॉर्मल सेक्टर में मेल्स कितने हैं, 310 मिलियन। आप डिफरेंस देख पा रहे हो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में। और फीमेल्स में भी आप देखो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस
between formal sector workers and informal sector workers. So out of 473 million workers, 30 million are in formal sector, that is approximately 6%, with 24 million males and 6 million females. और जो बाकी के 443 वर्कर्स बचे वो सारे के सारे कहाँ के? इनफॉर्मल सेक्टर के, जिसमें से 94% आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल्स, दैट इज 133 मिलियन फीमेल्स. फिर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ शुड लीड टू मोर वर्कर्स ट्रांजिशन टू फॉर्मल सेक्टर, कि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उसमें और भी लोगों को फॉर्मल सेक्टर की तरफ लेके जाना पड़ेगा. द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO and the Indian government are working to modernize the informal sector and provide social security measures, कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा भी सोच रही है कि हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर में भी सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स इंप्लीमेंट कर दे. फिर हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट. हमने एम्प्लॉयमेंट तो पढ़ लिया, अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है पढ़ते हैं. सो अनएम्प्लॉयमेंट as defined by NSSO occurs when individuals are willing and able to work but cannot find employment. जहाँ पे लोग काम करने के लिए रेडी है, उन लोगों की इच्छा है काम करने की, लेकिन उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इट इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इशू अफेक्ट्स बोथ अनस्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स. इसके अंदर स्किल्ड वर्कर्स भी आ जाएंगे और अनस्किल्ड वर्कर्स भी आ जाएंगे, with some remaining jobless for extended periods. और कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि वो बहुत लंबे लंबे पीरियड के लिए काम मिलेगा ही नहीं उन्हें. An unemployed person is defined as someone unable to secure even 1 hour of work in half a day. एकदम ही बेइज्जती कर दी है यहाँ पे. क्या बोला है? अनएम्प्लॉयड पर्सन को क्या माना जाता है? कि जो बंदा आधे दिन में भी 1 घंटे का काम नहीं ढूंढ पाता है, मतलब मुंह पे बेइज्जती कर दी, उसको हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड वर्कर. फिर आते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने टाइप की बेरोजगारी होती है. सबसे पहले आते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हो तो बाकी के लोगों का कोई काम नहीं है. दिस आर नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन नीडेड विथ सरप्लस लेबर हैविंग जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. क्योंकि भाई जितने चाहिए तो उतने तो भाई, उससे ज़्यादा आके ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो बाकी का कुछ काम नहीं है, वो लोग सिर्फ वहाँ पे बैठ के मज़े ले रहे हैं. सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट. जो लोग एक टाइम पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं, अब जैसे फार्मर्स हो गए, उनका क्रॉप ग्रो करने का एक टाइम है, हार्वेस्ट करने का एक टाइम है, तो उसके बीच के पीरियड ऑफ टाइम में उन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है करने के लिए. So these are known as seasonal unemployment. Occurs at certain times of year, periodically associated with agriculture in India. Open unemployment. अब open unemployment क्या होता है? Person are able and willing to work at prevailing wage rate, but fail to get work. कि भाई मैं रेडी हूँ, मुझे आप लोग जो सैलरी बोलोगे उस सैलरी में मैं काम करने के लिए रेडी हूँ. You are willing टू वर्क. आप काम करने लायक हो, आप काम करना चाहते हो, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा, तो स्टिल यू आर कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड. ये हो जाता है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. फिर हम बात करते हैं, ये जो मैंने अभी बोला उसका थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है. सो इफ़ यू वांट टू रीड, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना. ये 3 मेन पॉइंट है जो इसके अंदर कवर होने चाहिए. दैट इज सरप्लस लेबर हो गया, उन लोगों की कोई ज़ीरो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी. और ये लोग क्या करते हैं? मेनली फैमिली फार्मिंग, कि भाई एक खेत में घर में अगर 7 जन है तो सातों के साथ एक ही जगह पे जाके काम करेंगे. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे एग्रीकल्चर, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन अ ईयर, अर्बन माइग्रेशन, वर्कर्स सीक जॉब्स इन सिटीज़ ड्यूरिंग ऑफ सीजन. अब ये लोग क्या करेंगे? जब सीज़न नहीं होगा तब अर्बन एरियाज़ में आके कुछ ना कुछ जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे, या तो फिर कोई ना कोई लारी या फिर ऐसा कुछ खोल के बैठ जाएंगे. सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर.
Due to the seasonal nature of farm work and few year of round job opportunities, many people migrate to urban areas for employment during off season, only to return to their villages when their rainy season begins, ताकि वो लोग खेतीबाड़ी फिर से शुरू कर सकें. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी सीन एंड काउंटेड. फिर वर्कर्स आर कंप्लीटली आइडियल, उनके पास कोई काम नहीं है. एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, क्लियर्स इंडिकेटर ऑफ हार्डशिप. अब आ जाते हैं प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन मेक अ पर्सन अनएम्प्लॉयबल. लॉन्ग टर्म जॉबलेसनेस कैन लीड टू लॉस ऑफ स्किल्स, पुअर वर्क हैबिट्स, undermining self-confidence and morale. So people cannot remain unemployed for long due to economic desperation, forcing them to accept unpleasant or dangerous jobs in unhealthy condition. This highlights several personal and economic consequences of extended unemployment. अब prolonged unemployment होता क्या है? प्रोलॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप लोग एक टाइम पीरियड से ज़्यादा तक अगर अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो आप लोगों की जो स्किल है, आप लोगों का जो नॉलेज है, जो काम करने की इच्छा है, वही ख़त्म हो जाएगी. और एक बार वो ख़त्म हो गई तो उसकी वजह से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, आपका मोरल डाउन होता जाएगा और स्किल भी भूल जाओगे. सो दिस इज़ नोन एज प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट. फिर आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमें ये सारा डेटा मिलता कहाँ से कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड है. तो अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ सोर्सेज है दैट आर, सबसे पहले तो सेंसस, जो हर 10 साल में एक बार होता है. सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था 1881 में. अगर मैं बात करूँ सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था तो वो आ जाएगा 1951 में. लास्ट सेंसस कब हुआ था? तो 2021 में. और अगला सेंसस कब होगा? तो 2031 में, क्योंकि हर 10 साल में एक बार होगा. दूसरा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और तीसरा है DGET. इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग. सो दिस आर द फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो डेटा कलेक्ट करते हैं और इन डेटास के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है. सो द सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर सेंसस ऑफ इंडिया, NSSO एंड DGET. DGET का फुल फॉर्म है द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग. अब आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या है. तो गवर्नमेंट तो एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आउटपुट भी इंक्रीज़ हो सके, या फिर आउटपुट इंक्रीज़ करके भी वो लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. अब ये गवर्नमेंट करती कैसे? सो गवर्नमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल in generating employment through direct and indirect means. Direct employment involves hiring people in various departments for administrative purposes. Direct employment क्या होगा कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बोल दिया कि हमारे पास जॉब वैकेंसी है, आप लोग आओ, इंटरव्यू दो, रेज्यूमे सबमिट करो, CV दो, अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए तो एम्प्लॉयड मतलब नौकरी मिल जाएगी. तो ये हो जाता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? किधर गया? चलो पहले ये पढ़ लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड रनिंग इंडस्ट्रीज, होटल्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज. इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब गवर्नमेंट आउटपुट इंक्रीज करेगी जिसकी वजह से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को रॉ मटेरियल्स बनाना पड़ेगा और उसकी वजह से उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाएगी. इसका एक एग्जांपल ले तो अगर हम सूरत की बात करें तो सूरत में मेट्रो का काम शुरू हो गया, बुलेट ट्रेन का काम शुरू कर रही है गवर्नमेंट, मतलब हो चुका है शुरू. तो ये सब क्या है? इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है, प्राइवेट कंपनीज को दिया हुआ है, लेकिन उनको इतना बड़ा काम करने के लिए और ज़्यादा लोग चाहिए होंगे. तो ये टेंडर, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने? गवर्नमेंट ने. तो उन्होंने आउटपुट इंक्रीज किया जिसकी वजह से इकोनॉमी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुल गई. सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. Employment generation programs. The government implements various employment generation programs like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005,
ऑल्सो नोन एज मनरेगा। फिर प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये सारे कुछ ऐसे उन लोगों ने स्कीम्स निकाली थी, प्रोग्राम्स निकाले थे फॉर अपलिफ्टिंग द पॉवर्टी इन आर कंट्री। इनका एम क्या होता था कि ये लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, रूरल शेल्टर, ये सारी चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करेंगे। दे ऑल्सो असिस्ट पीपल in buying income generating assets, developing community assets and constructing houses and sanitation facilities. So इन programs का aim होता था कि poverty कम हो, सर्विस में काम आए और उनको ऐसे assets खरीदने में मदद करे जो आगे जाके डेवलप हो और उन्हीं की हेल्प करे। सो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज एंड सॉल्यूशंस कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्यों है। तो सबसे पहले तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। द लेबर फोर्स साइज एक्सीड्स अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब क्रिएशन फेल्स टू कीप पेस विद द ग्रोइंग लेबर फोर्स लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। जिस हिसाब से हमारी कंट्री में जॉब के लिए लोग आ रहे हैं उसके सामने उतनी वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम लोग जीडीपी का ग्रोथ एक्सीलरेट करें। टू सॉल्व द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, अचीविंग जीडीपी ग्रोथ रेट बिटवीन 8% एंड 9% ओवर द नेक्स्ट डेकेड कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। जो प्रॉब्लम है उसी का उल्टा सॉल्यूशन है कि भाई हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? ग्रोथ रेट बढ़ा के। दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को आप क्या कहते हैं, सॉल्व करके, इसके ऊपर काम करके अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम हमारा आ जाएगा स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कैपिटल की शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग कि एजुकेशन सिस्टम फेल्स टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू मीट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स लीडिंग टू इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, आई एम विलिंग एंड एबल टू वर्क, पर मुझे जॉब मिल नहीं रही है। दिस इज़ नोन एज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और ये किसकी वजह से हो रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बस टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन नहीं दिया जाता है, और जो कि आजकल के इंडस्ट्रीज़ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स ला दूंगा मैं, तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया कि हमने एजुकेशन सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स ला दिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करें। डाइवर्सिफाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड सस्टेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर नेसेसरी टू डेवलप स्किल्स अमॉन्ग द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। फिर हम बात करते हैं कि डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। द ट्रेडिशनल विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव डिक्लाइंड ड्यू टू चेंजिंग डिमांड एंड एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। पुराने ज़माने की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उनकी डिमांड कम हो गई है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज और उनके प्रोडक्ट। दिस हैज़ रिजल्टेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकमिंग अनएम्प्लॉयड। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, द स्मॉल स्केल सेक्टर नीड्स एनकरेजमेंट through liberal finance, technical training, raw material supply, infrastructural facilities and marketing support. फिर आ जाते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे। सेकेंड लास्ट पॉइंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। लेबर फोर्स ग्रोज फास्टर देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है उससे ज़्यादा तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा? सो दिस कैन बी सॉल्व बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्लोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज क्रूशियल। इफेक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज लाइक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर नेसेसरी टू बैलेंस जॉब क्रिएशन विथ न्यू लेबर मार्केट एंट्रेंस। और लास्ट आ जाता है आपका फॉल्टी प्लानिंग एंड मैन पावर मैनेजमेंट। सबसे पहले प्लान्स फेल टू स्टॉप रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कि हमें माइग्रेशन कम करना चाहिए।
एंकरेज लेबर एक्सटेंसिव टेक्निक्स, कैपिटल एक्सटेंसिव टेक्निक्स को कम यूज़ करके LIT यूज़ करना चाहिए। दिस लीड्स टू इम्बैलेंसेस इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हमारे पास जितना भी मैन पावर है उसका प्लानिंग हम अच्छे से नहीं कर पाते। फोरकास्टिंग फ्यूचर एजुकेटेड मैन पावर रिक्वायरमेंट्स इज एसेंशियल। इनटेक इनटू प्रोफेशनल कोर्सेज शुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली टू एलिमिनेट एक्सेस मैन पावर इन द एजुकेटेड लेबर मार्केट। और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लाने चाहिए, जैसे कि आगे हमने पढ़ा स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना हो गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो गया। ये सारी चीज़ें अगर हम सुधार ले तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आई एग्री कि चैप्टर थोड़ा बोरिंग था, लेकिन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।